अनुभवी पत्रकार, सीनियर रिसर्चर्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले, कोचिंग देने वाले सीनियर फैकल्टीज की टीम, इन सबकी एक इंटीग्रेटेड टीम बनाई गई जो तैयार करती है यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए एक खास न्यूज बुलेटिन जिसका नाम है केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे के साथ। पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने और पहाड़ों के विकास पर जोर डालने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2003 को मनाया गया था। हर साल यह एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। साल 2020 की थीम है माउंटेन बायोडायवर्सिटी। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ये आंकड़े भी समझ लीजिए। पीएम वाणी से देश में आएगी वाईफाई क्रांति। जाने क्या है सरकार का प्लान। देश में ब्रॉडबैंड का विस्तार करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम वाणी स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया। पीएम वाणी यानी पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस डिजिटल भारत अभियान को मजबूत करने वाली पीएम वाणी स्कीम से पब्लिक वाईफाई का प्रसार न केवल रोजगार पैदा करेगा बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों के हाथों में डिस्पोजेबल आय को बढ़ाएगा और देश की जीडीपी को भी बढ़ाएगा। ये समझिए कि पीएम वाणी में काम करने वाला पैसे कैसे कमाएगा। उसे ठीक उसी तरह पैसे मिलेंगे जैसे किसी जमाने में पीसीओ या एसटीडी बूथ चलाने वाले को मिला करते थे। वाईफाई स्पॉट से डेटा यूजर से जितना डेटा इस्तेमाल हुआ उतना ही चार्ज किया जाएगा। इसका एक हिस्सा उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसने वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया है। एग्रीगेटर ऐप से यह तय होगा कि उपभोक्ता का केवाईसी केवल एक बार हो और उसे बार बार वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते समय ओटीपी या लॉगिन ना करना पड़े। पीएम वाणी के फीचर समझ लीजिए। पीएम वाणी स्कीम के तहत 3 अहम यूनिट रहेंगी। पहली यूनिट होगी पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ। पीएम वाणी के लिए देश में पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे और इसके लिए लाइसेंस, फीस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ एक छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र भी हो सकते हैं। दूसरी यूनिट में पब्लिक डेटा एग्रीगेटर होंगे जो पब्लिक डेटा ऑफिस की अकाउंटिंग और ऑथराइजेशन को देखेंगे। तीसरी यूनिट ऐप प्रोवाइडर होंगे। ये एक खास ऐप बनाएंगे जिन्हें यूजर को डाउनलोड करना होगा। उसका एक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा। सरकार इसे ऐप स्टोर के अलावा अपनी वेबसाइट पर भी शो करेगी। इसका विज्ञापन और लिंक सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद नागरिक देश में किसी भी पब्लिक डेटा ऑफिस से पीएम वाईफाई एक्सेस कर सकेंगे। 9 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली लागू। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रणाली देश के 9 राज्यों में लागू हो गई है। इसके तहत केंद्र ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और त्रिपुरा ने पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर चालू होने के बाद इस योजना के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को देश भर के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने की सुविधा मिल जाएगी। देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का उद्देश्य इंट्रा स्टेट के साथ साथ राशन कार्ड की इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी प्रदान करना है। देश भर में किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न खरीदने के लिए एक प्रवासी मजदूर को सक्षम करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS पोर्टल www.impds.nic.in का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट राशन कार्डों की इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एक अन्य पोर्टल अनवितरण.nic.in एक राज्य के भीतर ईपीओस डिवाइसेस से खाद्यान्न वितरण के डेटा को होस्ट करता है।
अन्न वितरण पोर्टल एक प्रवासी मजदूर और उसके परिवार को उनके ही राज्य में अपने जिले के बाहर पीडीएस का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। शिक्षा मंत्रालय ने बस्ते का बोझ कम करने और क्लास 2 तक होमवर्क ना देने की सलाह दी। जाने और क्या है न्यू स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में। कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए स्कूल बैग का वजन, और कक्षा 2 तक कोई होमवर्क नहीं देना चाहिए। डबल पैडेड एडजस्टेबल स्ट्रैप वाले हल्के स्कूल बैग दोनों कंधों पर आसानी से फिट हो सकते हो, और स्टूडेंट्स को ट्रॉली बैग या व्हील बैग कैरी ना करने देने की बात भी कही गई है। हर टेक्स्ट बुक का वजन उन पर छापा जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों पर आधारित है। पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 ने बैग के वजन पर 11 रिकमेंडेशंस किए हैं, जिसमें सभी छात्रों के लिए पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाला मिड डे मील और पीने योग्य पानी भी शामिल है, ताकि उन्हें लंच बॉक्स या पानी की बोतल ले जाने की आवश्यकता ना पड़े। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए शैक्षणिक सत्र से इन फैसलों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी और नियमित आधार पर स्कूल बैग के वजन की निगरानी करनी होगी। नई नीति के तहत कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक का होमवर्क, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क सीमित होना चाहिए। एम्स नई दिल्ली में बनेगा इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग। आयुष मंत्रालय और एम्स ने लिया संयुक्त रूप से फैसला। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा संयुक्त समीक्षा में यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च और एम्स पोस्ट कोविड उपचार पर अध्ययन के लिए आयुर्वेद और योग के साथ एक इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल विकसित कर सकते हैं। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को दी मंजूरी। 58.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। यूनियन कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में नए रोजगार सृजन के लिए कर्मचारी और रोजगार देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY को मंजूरी दे दी है। योजना पर केंद्र सरकार 2020 से 23 के बीच 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना पर 1,584 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से कर्मचारियों के साथ ही रोजगार देने वालों को भी फायदा मिलेगा। योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें किसी EPFO रजिस्टर्ड संस्थान में नौकरी मिलती है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान नौकरी गंवाने वाले उन कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा जो पहले PF के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे। योजना के तहत 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद नियुक्त हुए नए कर्मचारियों को PF को कवर करने के लिए 2 साल की सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के ऐलान करने या उसके लिए किसी जमीन को अधिसूचित करने के लिए केंद्र पूरी तरह से सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1956 के तहत जारी चेन्नई स्लेम 8 लेन ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना को बरकरार रखते हुए यह फैसला 9 दिसंबर 2020 को सुनाया था। राजमार्ग का निर्माण भारतमाला योजना चरण 1 परियोजना के हिस्से के रूप में किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन केवल डेजिग्नेटेड लैंड को एक्वायर करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और इसे जारी करने से पहले किसी भी पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, राष्ट्रीय राजमार्ग नियम 1957 और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के संबंधित प्रावधानों पर विचार करते हुए यह फैसला दिया है, जिसके आधार पर पूर्व में मद्रास हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी जरूरी बताते हुए अधिसूचनाओं को गैर कानूनी बताया था। चीन की आर्टिफिशियल बर्फबारी और बारिश वाले वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पर अपडेट जान लीजिए। चीन के स्टेट काउंसिल के मुताबिक चीन अपने एक्सपेरिमेंटल वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए साल 2025 तक बर्फबारी और बारिश जैसे मौसमी बदलावों पर पूरी तरह काबू कर सकेगा। चीन प्राकृतिक आपदाओं, कृषि उत्पादन में इजाफा, तापमान पर कंट्रोल और सूखे इलाकों में बारिश जैसे मौसम पर बदलाव कर सकेगा, उन पर कंट्रोल पा सकेगा। इस प्रोग्राम के द्वारा 50.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है, जो भारत के कुल साइज से 1.5 गुना ज्यादा है। चीन ने वेदर कंट्रोल प्रोग्राम पर 2012 से 2017 के बीच करीब 9,889 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन प्रोग्राम से चीन को जिनजियांग राज्य में ओले से होने वाले नुकसान को
70% तक कम करने में मदद मिली थी। 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान भी चीन ने बारिश रोकने और आसमान साफ रखने के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया था। बांग्लादेश और भूटान ने किए पहले तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों दक्षिण एशियाई देश अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। बांग्लादेश और भूटान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 6 दिसंबर 2020 को अपने पहले तरजीही व्यापार समझौते प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट यानी पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। पीटीए के तहत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और भूटान से 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। बांग्लादेश को अगले साल जून तक इंडोनेशिया और नेपाल जैसे देशों के साथ 11 और पीटीए और मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। भूटान ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। तब यह दुनिया में बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया था और दूसरा था भारत। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप हमें अपने दिन के सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए और खुद को अपडेट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से, जनरल स्टडीज से, देश और दुनिया के उन मुद्दों से, उन फैक्ट से, उन खबरों से जो आपके एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए KSG इंडिया के साथ।